बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। तुम्हारी तजवीज़ से मुझे पूरा एतफाक़ है। मेरा ख्याल है कि कल सुबह ही ये काम अंजाम दे डालो, मैंने हमजाद से कहा। दूसरे दिन सुबह हमजाद जब तमाम कैदियों के लिए बेहतरीन नाश्ता फराम कर चुका तो मैंने इससे मेरठ के लिए रवाना कर दिया। कैदी आज नाश्ता करने के बाद मेरी हदायत के मुताबिक अपने अपने कामों में लग गए थे। इस अरसे में जेलर भी मुझसे मिलने मेरी बैरक में आया। वो कैदियों को काम करता देखकर खुश था। इसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया। इसे अपने हरकारों के ज़रिए ये पुरसरार इत्तला मिल चुकी थी कि कैदियों ने बेहतरीन खाना खाया है और नाश्ता भी इन्हें नहायत उम्दा मिला है। वो ये तमाम बातें सुनकर हैरत ज़दा था। कुछ देर मुझसे बातें करने के बाद इसने बैरक में इधर उधर नज़रें दौड़ाई और जब इसे यकीन हो गया कि इसके और मेरे दरमियान और कोई नहीं तो इसने अचानक आगे बढ़कर मेरे हाथ चूम लिए। इसकी आवाज़ बाहर आई थी, है दरवेश, मैं तुम्हें नहीं समझ पाया था, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने देखा कि जेलर की पलकें बोझल थीं। मैं इस वक्त तक आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे माफ़ न कर दें। जेलर ने मेरे पाँव पकड़ लिए मगर मैं इसी तरह बैठा रहा। मैंने अपने पाँव खिसकाए नहीं। जब वो मेरे पाँव पर झुका तो मैंने इसके सर पर हाथ रख दिया था। खान साहब, हमने तुम्हें माफ़ किया, आज से तुम मेरे मरीद, बस अब तुम खुश हो। जेलर ने सर उठाया और खुश होकर एक मर्तबा फिर मेरे हाथ चूम लिए और बोला, या मुर्शिद, मेरा दिल कहता है कि आप बेगुनाह फांसे गए हैं। मुझसे जो हो सका आपकी खिदमत करूँगा। दूसरे, मुझे आपसे ये अर्ज़ करना है कि आप आज से यहाँ तकलीफ़ में कैदियों के साथ नहीं सोएंगे। आपके लिए मैं अपने कमरे में पलंग डलवाऊँगा। जेलर की बात सुनकर मैंने तायद में सर हिला दिया। मुझे ख़ुद भी यहाँ सुकून व आराम नहीं था। जेलर कुछ देर खामोश रहकर बोला, मुर्शद, जहाँ आपने मुझ पर इतना करम किया है, एक इनायत और चाहता हूँ। वो ये कि जेल के सुपरिटेंडेंट हरदयाल शर्मा से मेरी बिल्कुल नहीं बनती। वो बहुत जलील और मुतअस्सब है। वो परसों जेल के मुआयने पर भी आ रहा है। वो अंग्रेज़ हकाम का मुँह चढ़ा है, इसलिए मुझे काम दाम नहीं करने देता। इसका सब काम मुझे करना पड़ता है। हालांकि इसे यहाँ रहना चाहिए मगर नहीं रहता। हफ्ते में बस एक दफ़ा आता है और मुझे उल्टी सीधी सुनाकर चला जाता है। हो सके तो इसका यहाँ से कहीं और तबादला करवा दीजिए या इसे नौकरी से ही निकलवा दीजिए। मैं इससे बहुत तंग हूँ। जेलर ने मेरी तरफ रहम तलब नज़रों से देखते हुए कहा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते, परसों इसे आने दो, फिर देखा जाएगा। मैंने जेलर की बात का जवाब दिया, अच्छा अब तुम जाओ, हम ज़रा ज़िक्र इलाही करेंगे। मैंने इसे रुखसत करने के बाद आंखें बंद की और अपने तसव्वुर की क़ुव्वत को बरूए कार लाया। मैंने इस वक्त हमजाद का तसव्वुर किया ताकि मालूम कर सकूं कि इस किस हद तक अपना काम निपटा चुका है। मैंने देखा कि बहुत से लोगों की भीड़ में हमजाद अब्दुल जब्बार के साथ चला जा रहा है। वो जगह मुझे कचहरी का हाथा महसूस हुई। अचानक मैंने देखा कि एक फैटन कचहरी के हाथे में दाखिल हुई और एक बरामदे के सामने ही एक बड़ा हाल नज़र आया। गालबन ये अदालत थी। फैटन रुकते ही एक ज़ईफ़ सा अंग्रेज़ उतरा। इसके उतरते ही बरामदे में मुस्तैद खड़े हुए अर्दलियों और सिपाहियों के हाथ एकदम माथे से चिपक गए। मैंने देखा कि अब्दुल जब्बार तेज़ी से अंग्रेज़ की तरफ लपका। वो मुझे बिल्कुल किसी शहरज़ादा की तरह लग रहा था, जैसे कोई शख्स नींद में चल रहा हो। मैं समझ गया कि वो इस वक्त हमजाद की पुरसरार कुतों के कब्ज़े में है। फिर मैंने देखा कि अब्दुल जब्बार का हाथ तेज़ी से शेरवानी की जेब में गया। अब इसके हाथ में खंजर लहरा रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ सकता,
या इस अंग्रेज़ का बचाव कर सकता जो फैटन से उतरकर कमरा अदालत में जा रहा था। अब्दुल जब्बार का हाथ फिज़ा में बुलंद हुआ और इसने पूरा खंजर अंग्रेज़ के सीने में उतार दिया। एकदम कचहरी में हंगामा खड़ा हो गया। लोग चीख रहे थे कि किसी ने मजिस्ट्रेट थॉमस को कत्ल कर दिया। देखते ही देखते अब्दुल जब्बार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ज़माने में किसी अंग्रेज़ का कत्ल इंतहाई संगीन जुर्म हुआ करता था। हालांकि कत्ल बाज़ात खुद एक संगीन जुर्म है, मगर हुकूमत जब कि अंग्रेज़ों की थी, इस सूरत में तो किसी अंग्रेज़ का कत्ल बहुत बड़ी बात थी। मैंने देखा कि हमजाद अब वहाँ से चल दिया। अब्दुल जब्बार सिपाहियों की गिरफ्त में आते ही एकदम चौंका, जैसे वो अभी सोते सोते उठा हो। इसने सिपाहियों की गिरफ्त से निकलना चाहा, मगर कामयाब ना हुआ। मैंने अपने आंखें खोल दी। मुझे यकीन था कि आज शाम तक या कल सुबह तक अब्दुल जब्बार को जेल भेज दिया जाएगा। मैं अपनी जगह से कुछ सोचकर उठा। अब मेरा रुख जेलर के कमरे की सिमत था। मैं इसे कमरे में पहुंचा तो वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना है, मैंने इसके सामने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। इरशाद व मुर्शद, इसने नहायत अकीदत से कहा। आज शाम तक या कल सुबह हमारा एक मुरीद जेल आने वाला है। इस पर कत्ल का इल्ज़ाम है। इसने मजिस्ट्रेट थॉमस को कत्ल कर दिया है। मेरी बात सुनकर जेलर उछल पड़ा। मजिस्ट्रेट थॉमस कत्ल कर दिया गया, मगर कब? मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं। इसे अब से चंद मिनट पहले कत्ल किया गया है। तुम्हें ये बताने की ज़रूरत नहीं कि हम तक ये इत्तला किस तरह पहुंची। हम अपने मुरीद से गाफिल नहीं रहते। हम इनकी एक एक हरकत से हर वक्त बाखबर रहते हैं। बेशक जेलर ने गर्दन हिलाई, मगर हम तुम्हें सिर्फ ये इत्तला देने नहीं आए, बल्कि तुम्हें ये बताने आए हैं कि वो हमारा बहुत चहीता मुरीद है। यहाँ इसे जेल में हर तरह आराम मिलना चाहिए। वो हमा वक्त ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहने वाला शख्स है, इसलिए ज़रूरी है कि इसके लिए किसी अलग जगह का इंतज़ाम किया जाए। कोई अलग साफ़ सुथरी कोठड़ी इसके लिए फराम की जाए ताकि इसे याद इलाही में किसी किस्म के दिक्कत और तकलीफ़ ना हो। क्या तुम ऐसी अलग कोठी का इंतज़ाम कर सकते हो? मैंने जेलर को तमाम बातें समझाकर सवाल किया। क्यों नहीं, ये कतई मुमकिन है। मैं अभी इसका इंतज़ाम किए देता हूँ, जेलर ने जवाब दिया। ये तमाम बंदोबस्त मैंने अब्दुल जब्बार के लिए कराया था ताकि वो हमजाद का अमल इत्मीनान के साथ कर सके। अगले दिन बहुत ख़राब व खस्ता हालत में अब्दुल जब्बार को जेल में भेज दिया गया। आला हकाम के सख्त अहकाम थे कि अब्दुल जब्बार को सबसे अलग कैद तन्हाई में रखा जाए और हर मुमकिन तशद्दुद किया जाए। हमजाद ने मुझे इसकी इत्तला फ़ौरन दे दी। मैं जेलर के कमरे की तरफ लपका ताकि इसे बता सकूं कि यही वो मेरा मुरीद है जिसके बारे में मैंने इसे बताया था। हालांकि मैं इसे ये बता ही चुका था कि इसने थॉमस का कत्ल किया है। मैं जैसे ही जेलर के कमरे में दाखिल हुआ, अब्दुल जब्बार मुझे देखकर हैरतज़दा रह गया। आप खुर्शीद साहब, आप यहाँ? अब्दुल जब्बार हकलाया। जेलर मुताज्जब था कि अब्दुल जब्बार ने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा था, क्योंकि मेरठ में वो मुझे बहैसियत खुर्शीद अहमद खान शेरवानी के नाम से जानता था। फिर वो आगे बढ़ा और मेरे गले लग कर रोने लगा। मैंने इसे तसल्ली दी। फिर जेलर से बोला, मुझे मालूम है अब्दुल जब्बार के लिए तुम्हें सख्त अहकामात मौसूल हुए हैं, मगर होगा वही जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। आपका जो हुक्म मुर्शद। मगर जेलर कुछ कहते कहते रुक गया। बोलो, क्या कहना चाहते हो? मैंने पूछा। वो हरदयाल शर्मा सुपरिटेंडेंट, वो यकीनन अहकाम की खुशनुदी के लिए इस मामले में टांग अड़ाएगा। जेलर ने साफ गोई से कहा। अगर इसने अहकाम को इससे बाखबर कर दिया कि अब्दुल जब्बार को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया है तो मेरी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है। वैसे मुझे आपके हुक्म के आगे सब कुछ मंजूर है। हरदयाल शर्मा को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे पलक झपकाते ही सीधा कर दूंगा।
या अगर कुछ गड़बड़ ज़्यादा हुई तो इसे काबल न छोड़ूंगा कि वो जेल के मुआयने पर आ सके। मैंने जेलर को समझाया और अब्दुल जब्बार को अपने साथ लेकर अंदर चल दिया। कुछ देर में नहा धोकर इसकी आवाज़ ज़रा दुरुस्त हुए तो मैंने इसे अपनी पिछली गुफ्तगू याद दिलाई। तुम्हें याद होगा अब्दुल जब्बार, मैंने तुमसे अमजाद के बारे में कहा था। अब तो ये और ज़रूरी हो गया है कि तुम अपने अमजाद को अपने कब्ज़े में कर लो। हाँ, मैं अब तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ कि मेरा असल नाम शेख करामत है और मैं यहाँ जेल में अपनी मर्ज़ी से हूँ। मेरे इल्म में ये था कि तुम अनकरीब इस इब्तला में गिरफ़्तार होने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे पहले ही तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पहुँच गया। तुम्हारे लिए ये सारा इंतज़ाम कर दिया गया है। तुम एक अलग कोठरी में आराम से अमजाद का अमल पूरा करोगे और मेरी हदायत पर पूरी तरह चलने की कोशिश करोगे। फिर मैंने इसे इसकी कोठरी दिखाई। हमजाद एक चिराग, तेल और अगरबत्तियाँ ले आया था। फिर वक्त ज़ाया किए बगैर इसी रात मैं अब्दुल जब्बार को हमजाद के बारे में हदायत दे रहा था। तुम्हारी कोठरी में मिट्टी का चिराग और सरसों का तेल मौजूद है। इसके अलावा अगरबत्तियाँ और माचिस भी है। पहले तुम तमाम कमरे को अगरबत्तियों की खुशबू दोगे, फिर चिराग रोशन करके अपनी पुश्त से ऊंचा रख देना और हाँ, अंदर से कुंडी लगा लेना। अपनी कमीज़ को लंगोट की तरह जिस्म पर बांध लेना। इसके बाद चिराग की तरफ पुश्त करके आलती पालती मारकर ज़मीन पर बैठ जाना और दीवार पर अपने साए कामल 1 घंटे तक देखना और अपनी नज़र को साए की पेशानी पर रखना। जब नज़र का तांका मालूम हो और पलक गिरने लगे तो फ़ौरन नज़र को ऊपर उठा लेना। इसी वक्त तुम्हें दौराने अमल रोशनी का मुहित यानी दायरा सा नज़र आएगा। इब्तदाई मश्क में साया कभी ज़ाहिर कभी गायब नज़र आएगा और अक्सर तुम्हें मुखालफ रंग और अजीबो-गरीब चीज़ें भी नज़र आएंगी, मगर मुस्तकिल मिजाजी से बिला खौफ व ख़तर अपनी मश्क जारी रखना। तुम समझ रहे हो मेरी बात? मैंने अब्दुल जब्बार को सवालिया नज़रों से देखा। वो बोला, मगर दौराने अमल मुझे क्या पढ़ना है? अब मैं तुम्हें वही बताने वाला हूँ। मैंने अब्दुल जब्बार की बात का जवाब दिया। मैं जो कह रहा हूँ इसका एक एक लफ्ज़ गौर से सुनो। मैंने अब्दुल जब्बार की आंखों में देखते हुए कहा, जो कुछ के मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ इसे मेरे साथ दोहराओ ताकि तुम्हें हिफ्ज़ हो जाए। फिर मैंने वो 3 बार वजीफ़ा अब्दुल जब्बार को सुनाया और अब्दुल जब्बार मेरे साथ दोहराता रहा। क्यों अब्दुल जब्बार, क्या तुम्हें वजीफ़ा याद हो गया? जी हाँ, अब्दुल जब्बार ने जवाब दिया। मैंने इसे बताया कि अपने साए पर नज़र जमाए हुए इसे हर रात इशा की नमाज के बाद सुबह तक ये अमल 3125 मरतबा पूरे 41 दिन पढ़ना है। फिर हमजाद ने मुझे एक फ़ीता दिया और मेरे हाथ में रुई थमा कर बोला कि इस फ़ीते पर ये रुई लपेट कर चिराग में डाली जाएगी। इसने बताया कि इस रुई को पाक दामन रुई कहते हैं, जो इस अमल के दौरान बहुत ज़रूरी है। हमजाद पहले ही ये रुई ले आया था। पाक दामन रुई से मुराद ये है कि कपास की जिस खेत से रुई तोड़ कर लाई जाए, इससे पहले इस खेत से किसी ने कपास के फूल ना तोड़े हों। फिर मैंने हमजाद का दिया हुआ फ़ीता पढ़ा। इस पर इस किस्म की इबारत दर्ज थी, जुमरात जमरात या इबलीस ला इसम अर्ज़। मैंने फ़ीता और रुई अब्दुल जब्बार को दी, जिसने मेरी हदायत के मुताबिक फ़ीते पर रुई लपेटकर इसको चिराग में डाल दिया। कुछ ही देर बाद मैं अब्दुल जब्बार को तन्हा छोड़कर चला आया। मुझे अब इससे सुबह मिलना था। मेरे कहने के मुताबिक इसने आज ही रात से अमल शुरू कर दिया था। मुझे पूरा यकीन था कि अब्दुल जब्बार अपने अमल में ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि इस मरतबा सूरत हाल मुख्तलिफ थी। जब मैंने हमजाद को काबू में करने का अमल किया था तो मैं अकेला था। मेरा कोई मददगार नहीं था, ना कोई दुनियावी हस्ती और ना ही कोई नादीदा पुरसरार हस्ती। इसलिए मैं कई मरतबा इस अमल में नाकाम हुआ।
اس کے برخلاف عبدالجبار کو خود میری اور میرے ہمزاد کی پوری معاونت حاصل تھی، اس لیے یہ سوال ہی نہیں تھا کہ وہ کامیاب نہ ہو۔ خود ایک ہمزاد اس کا مددگار معاون تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے بعد اب میرے سامنے ایک دوسرا مسئلہ تھا جس کے بارے میں خان صاحب بندے علی یعنی جیلر نے مجھے پہلے ہی متوجہ کر دیا تھا۔ ان کے کہنے کے مطابق سپرنٹنڈنٹ جیل ہردیال شرما کل صبح معائنے پر آنے والا تھا اور ان کی فراہم کی ہوئی اطلاع کے مطابق خان صاحب سے اول تو اس سے بنتی نہ تھی، دوسرا یہ کہ وہ سخت متعصب قسم کا ہندو تھا۔ اس کا کل کا جیل کا معائنہ بصورت مجھے ملتوی کرنا تھا، اور نہ صرف یہ مسئلے کا حل تھا بلکہ میری نظر میں ضروری یہ تھا کہ جب تک عبدالجبار عمل کرنے میں مصروف رہے ہردیال شرما جیل کا رخ ہی نہ کرے۔ میں اس وقت جیل کے کمرے کی طرف جا رہا تھا جہاں اس نے میرے لیے چارپائی اور بستر کا انتظام کر دیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوا وہ احتراماً اپنی چارپائی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تشریف لائیے حضور۔ وہ اپنی چارپائی سے اٹھ کر مؤدب کھڑا ہو گیا۔ آرام کرو آرام کرو، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کے لیے کہا اور برابر بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ سوچ کر اسے مخاطب کیا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ سپرنٹنڈنٹ ہردیال شرما کل معائنے پر آنے والا ہے۔ جی، اس نے جواب دیا، وہ نہ صرف کل بلکہ باقی دن کے معائنے پر نہ آ سکے گا۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، حضور جو چاہیں وہ ممکن ہے۔ خان صاحب نے کمال عقیدے سے ہاں میں ہاں ملائی۔ میں نے اس وقت ہمزاد کو طلب کیا، دوسرے ہی لمحے وہ سر جھکائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں ہر طرح عبدالجبار کی خبر گیری رکھنی ہے۔ اس کے کھانے پینے کی تمام ذمہ داری تمہاری سپرد ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ سپرنٹنڈنٹ ہردیال شرما کل جیل کے معائنے پر آنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ کم از کم 1.5 مہینے اس سے قبل نہ ہو کہ جیل کا رخ کر سکے۔ اس کے لیے تم جو مناسب سمجھو کرو اور مجھے آ کر اطلاع دو کہ تم نے کیا کیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ ہمزاد خاموشی سے سر جھکائے میری بات سنتا رہا۔ میں آپ کا مقصد سمجھ گیا۔ میں اس سلسلے میں خود آپ سے گفتگو کا خواہشمند تھا۔ آپ کا یہ فیصلہ قطعی درست ہے کہ کچھ دیر بعد حاضر ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر ہمزاد غائب ہو گیا۔ خان صاحب حیرت سے مجھے تکتے رہے کہ میں کس نادیدہ وجود سے مخاطب ہوں۔ وہ ہمزاد کا جواب سننے کے اہل نہیں تھا، مگر میں نے جو کچھ ہمزاد سے کہا تھا وہ انہیں ضرور سنا تھا۔ میں نے خان صاحب کو حیرت زدہ دیکھ کر کہا، ہم نے ہردیال شرما کا انتظام کر دیا، ابھی کچھ دیر بعد تمہیں کوئی خوشخبری سنائیں گے۔ بے شک حضور کی دسترس میں سب کچھ ہے۔ خان صاحب نے اپنی گردن ہلائی۔ وہ بے حد معروب دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے چشمے تصور کی۔ میں نے دیکھا کہ ایک ادھیڑ عمر دبلا پتلا شخص ایک صاف ستھرے نفیس کمرے میں بیٹھا شراب پینے میں مصروف ہے اور ہمزاد اس کے قریب کھڑا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یہی شخص ہردیال شرما ہے۔ چند لمحوں میں اس نے اپنا گلاس خالی کیا اور اپنی چھوٹی چھوٹی البہارے جیسی آنکھوں سے میز کو گھورنے لگا، کیونکہ ایک لمحے پہلے ہی ہمزاد نے اس کی شراب کی بوتل میز سے غائب کر دی تھی، جس کا اسے احساس نہ ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی کرسی سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اب وہ تیزی سے زینے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابھی اس نے نیچے جانے کے لیے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا تھا کہ اس کا توازن بگڑ گیا۔ ہمزاد نے اسے دھکا دے دیا تھا۔ اس نے سنبھلنا چاہا مگر زینے پر سے لڑکھڑانا چلا گیا۔ اس کی چیخ سن کر سارے گھر میں جیسے بگدڑ مچ گئی۔ تمام ملازمین اور گھر والے اس کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ اس نے اٹھنا چاہا اور پھر ایک دم چیخ کر زمین پر گر پڑا۔ اب میں نے دیکھا کہ ہمزاد وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور وہ میرے سامنے تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور دوسری زخمی ہے۔ ہمزاد نے کہا، اب وہ آپ کے حکم کے مطابق 1.5 مہینے سے پہلے اس قابل نہ ہو سکے گا
کہ بستر سے اٹھ سکے۔ میں نے حمزاد کی بات سن کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ حمزاد کے جاتے ہی میں نے خان صاحب بندے علی کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہوں نے فرط عقیدت سے جھک کر میرے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ انہیں میری بات پر کامل یقین تھا۔ دوسرے دن صبح خان صاحب بندے علی نے مجھے بتایا کہ ہردیال شرما کی ٹانگ ٹوٹنے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ اعلیٰ حکام نے اسے 2 ماہ کی چھٹی دے دی ہے اور اس کے تمام اختیار فوری طور پر خان صاحب بندے علی کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ میں یہ جان کر بہت خوش ہوا، کم از کم ایک مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ اس کے علاوہ میں عبدت جبار کی خبر لینے اس کی کوٹری کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے کوٹری میں داخل ہوتے ہی دیکھا کہ حمزاد موجود ہے اور وہ ابھی عبدت